लेरी से मुकाबला किया पर अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। सिपाही विजय कुमार की पत्नी श्रीमती पुष्पा देवी ये सम्मान ग्रहण करेंगी। सिपाही विजय कुमार की पत्नी श्रीमती पुष्पा देवी। लांस नायक प्रेमनाथ की पत्नी श्रीमती संगीता देवी। लांस नायक प्रेमनाथ की पत्नी श्रीमती संगीता देवी ये वीरता पुरस्कार ग्रहण करने मंच पर आ रही हैं। सिपाही रघुनंदन प्रसाद के भाई श्री त्रिभुवन प्रसाद। सिपाही रघुनंदन प्रसाद के भाई श्री त्रिभुवन प्रसाद सम्मान ग्रहण करने मंच पर आ रहे हैं। पाक सेना के साथ युद्ध में सिपाही रघुनंदन प्रसाद वीर गति को प्राप्त हुए थे। उस समय बता देना जब मैं बोलने लगूँ ना तब। लांस नायक शंभू शरण सिंह की पत्नी श्रीमती सपना देवी। श्रीमती सपना देवी लांस नायक शंभू शरण सिंह की पत्नी मंच पर आ रही हैं वीरता सम्मान ग्रहण करने के लिए। अपने साहसी पति लांस नायक शंभू शरण सिंह की पत्नी श्रीमती सपना देवी। मैं अपने जो भी नाम देना है ना जब उसमें बोल रहे होंगे उसे पता जी की स्पीच के बाद के पैनल में ऐड कर दिया बंदी। हाँ उससे बता दें। और हवलदार जगमल सिंह के पुत्र श्री रामचंद्र। हवलदार जगमल सिंह के पुत्र श्री रामचंद्र। इस पैनल में मेजर जनरल यशवंत देवा भी खड़े होंगे। क्या तुम्हारे बात किया है? वो तो अब आए, अब तो खत्म हो गया। खत्म हो गया इसके बाद आए, उसके बाद कोई बात। इन सभी पराक्रमी जाबाजों पर आज हर भारतवासी को नाज है। हम श्री जॉन अब्राहम, श्री MS बिट्टा जी, श्री मुकेश गुप्ता और मेजर जनरल GD बख्शी जी का आभार व्यक्त करते हैं इस सम्मान अर्पण हेतु और कृपया उनसे हम अनुरोध करते हैं अपना स्थान ग्रहण करें।
और अब हम अनुरोध करेंगे ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के संस्थापक अध्यक्ष जिंदा शहीद कहे जाने वाले श्री MS बिट्टा जी से कि कृपया आज के इस अवसर पर सभी को संबोधित करें। आदरणीय युवाओं के आदर्श, आज के युवाओं को एक नई सोच की तरफ एक जो शुरुआत की है जॉन इब्राहिम जी ने, उस वक्त आतंकवादियों के, पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले हमारे जर्नैल बख्शी साहब, देशभक्ति की एक नई दिशा देने वाले मेरे भाई मुकेश जी, और यहाँ पे बैठे हुए मेरे युवा साथियों, मेरे भाइयों बहनों, और जो भारत माता की आज़ादी की रक्षा करते हुए जिन्होंने अपनी सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने सिर कटवा दिए, अपने सीने पे गोलियां खा ली, पर भारत माता की आज़ादी की रक्षा को, भारत माता की सीमाओं को आंच नहीं आने दी, वो हमारे सामने हैं। अब्दुल हमीद, जो 65 की जंग के अंदर पाकिस्तान के, जिन्होंने अपने शरीर के ऊपर बम बांध करके, जब मुश्किल का वक्त था, अपने शरीर के ऊपर बम बांध करके पाकिस्तान के कई टैंकों को तबाह किया था, उनकी पत्नी रसूलन देवी जी हमारे सामने हैं। आज सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे देश को कौन बचाएगा, हमारे देश की आजादी की रक्षा कौन करेगा। क्या हमारे जवान अपनी सीमाओं की रक्षा करते हुए, आतंकवाद से लड़ते हुए अपने सीने पे गोलियां खाते रहेंगे, हमारी बहनों के सुहाग उजड़ते रहेंगे, हमारे बच्चे यतीम होते रहेंगे, और हम ऐलान करते रहेंगे तुम्हारा पति शहीद हुआ, तुम्हारा बेटा शहीद हुआ, हम तुम्हें 5 लाख देते हैं, हमें तुम 10 लाख देते हैं। जवान जब भी सीमाओं की रक्षा के लिए जाता है, जवान जब भी भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए जाता है, वो तनख्वाह लेने के लिए या मुआवजा लेने के लिए नहीं जाता है। उसका इनाम उसकी मौत होती है, उसकी शहादत इस भारत माता की आजादी की रक्षा होती है। इसलिए जवान सीमाओं की रक्षा करने के लिए जाता है, पर बाद में जब जवान शहीद हो जाता है, हम उनकी बॉडी की कीमत लगा देते हैं। वो कीमत के लिए सरहदों पे नहीं जाता है, वो आपके लिए, देश के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए जाता है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि कब रुकेंगे बहनों के सुहाग उजड़ते हुए, कब ये बम्बों की, गोलियों की आवाजें बंद होंगी, कब ये 26/11 जैसी घटना, पार्लियामेंट की घटना, सरोजनी नगर में ब्लास्ट, ये कब बंद होंगे, ये हमें सोचना होगा। जवान अपना कर्तव्य जरूर पूरा करता है और वो करता रहेगा। कई बार कई सवाल उठते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, क्या एक आपके परिवार का मेंबर शहीद हुआ है, किसी ने आपको पूछा नहीं, क्या आप आने वाले उनके बच्चों को फौज में भेजेंगे, CRPF में भेजेंगे? उनके घर से एक ही आवाज निकलती है, मेरा ग्रैंडफादर भी 65 की जंग में शहीद हुआ था, मेरा पिता भी 71 की जंग में शहीद हुआ था, और अब मेरा पति भी कारगिल के युद्ध में भारत माता की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हुआ था, और मेरे जो 2 बच्चे हैं वे आगे जाके भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए शहीद होंगे। पर हम राजनीतिक लोगों के ऊपर क्या जिम्मेदारी है, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या हम हुक्म चलाना जानते हैं? क्या हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम भी अपने बच्चों को फौज के अंदर
सीआरपीएफ, बीएसएफ के अंदर उनको वर्दी पहना के भारत माता की सीमाओं की रक्षा के लिए, बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए भेजें? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। आज की 80% राजनीति क्या कहती है? मेरा ग्रैंडफादर भी फौज में था, मेरा ग्रैंडफादर भी राजनीति में था, वो मेंबर पार्लियामेंट थे, मेरा जो पिता था वो मिनिस्टर था, मेरी बहू अभी मेयर है, और ये जो आने वाली जनरेशन है ये भी यही काम करेंगे, राजनीति में आगे बढ़ते रहेंगे, घोटाले करते रहेंगे और भारत माता जिंदाबाद के नारे लगाते रहेंगे। क्या ये हमारे देश की हकीकत है? क्या हम हुक्म चलाते रहेंगे? हमें संकल्प लेना होगा सबको। ये फौज की लड़ाई नहीं है, ये सुरक्षा की लड़ाई नहीं है, ये अकेले की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारी सबकी है। जब पंजाब के अंदर आतंकवाद था, जब बहनों के सुहाग उजड़ रहे थे, जब हर तरफ गोलियों बम्बों की आवाज सुनाई देती थी, उस वक्त हमने मौत का कफन बांधा था। उस वक्त शहीद आजम भगत सिंह को याद करते हुए, अब्दुल हमीद को याद करते हुए हमने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आतंकवादी गोली बम चलाते रहे, और जब आतंकवादी कहते थे यहां महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, बिहार हो, यहां कोई पंजाब के अंदर नहीं रह सकता, सेकुलर सिख, हिंदू, मुसलमान, ईसाई यहां नहीं रह सकता, जो रहेगा गोलियों से मार दिया जाएगा। हम उनको चैलेंज करके कहते थे। हमने वर्दी नहीं पहनी थी, हमने जवान को AK-47 रॉकेट लॉन्चर बनाया जो उनकी हिक के जाके लगता था। हम कहते थे गोली लगेगी, जब बम लगेगा पहले हमारे सीने पे निकल के जाएगा, फिर गुजरात और बिहार और महाराष्ट्र, गोवा के किसी में जाएगा। लड़ाई लड़ी, फौज में अपनी लड़ाई लड़ी, पुलिस ने अपनी लड़ाई लड़ी, उन्होंने गोलियों से लड़ाई लड़ी, गोली का जवाब गोली दिया, उनके आगे झुके नहीं। हम और हमारे साथी और पॉलिटिकल पार्टियों के लोग मौत का कफन बांध के अपनी जबान को AK-47 बना के लड़ते रहे। क्या आज वो इच्छा शक्ति कहां गई? आज वो संकल्प कहां गया? आज मुजफ्फरपुर पे आज क्या हो रहा है? बहनों के सुहाग उजड़ रहे, बच्चे यतीम हो रहे, कत्लो गारत, कहीं हिंदू का कत्ल, कहीं मुसलमान का कत्ल, कहीं उनके बच्चों का कत्ल। जो शहीद आजम भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, जलियांवाला बाग के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों ने एक मिलके भारत को आजाद कराया था। और 60 साल के अंदर हमने क्या पाया? हमने जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का जो एक संकल्प था, जो एक नारा था, 60 साल में हमने ये तरक्की की। आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के अंदर हम कई राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों ने दीवारों की दीवार खड़ी कर दी और हमें अलग अलग कर दिया। और वही जो मिसाल है आज मुजफ्फरपुर में मिलती है। हमें संकल्प लेना होगा, हमारा भारत एक है, हम सब एक हैं, एकता ही शक्ति है, भारत एक, धर्म अनेक। ये पुराने जो नारे थे हमें फिर लगाने होंगे अगर देश की आजादी की रक्षा करनी है। जवानों को अपनी लड़ाई लड़ने दो, वो लड़ाई लड़ेंगे, वो कुर्बानी देंगे, वो संकल्प उन्होंने लिया है। पर हम उनको कम से कम हौसला तो दे सकते हैं, उनके परिवार को एक शक्ति तो दे सकते हैं, उनके परिवार को एक दिलासा तो दे सकते हैं। ये वो जगह है यहां सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर आके ही संबोधन करते हैं। पर मुझे दुख इस बात का है, कभी आज से 20 साल पहले आपसे जो बड़े लोग थे वो उन नेताओं के यहाँ पे भाषण सुना करते थे, पूरे हिंदुस्तान में उनकी तकरीरों को सुना करते थे, लाल बहादुर शास्त्री की तकरीर को सुना करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी की तकरीर को सुना करते थे। और जब जाते थे उनकी तकरीर को सुन के तो उनके अंदर एक देशभक्ति, एक संकल्प का एक जज्बा पैदा होता था। आज वो खत्म हो गया, आज हमारे पास कुछ नहीं रहा। आज जॉन इब्राहिम जी को हमने क्यों बुलाया, वो आने के लिए क्यों माने?
उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं ऐसी मूवी तैयार की है, ऐसी मूवी तैयार करूंगा आगे जो आने वाली जनरेशन के लिए एक ऐसा जज्बा पैदा करे जो सेकुलरिज्म की निशानी हो, जो भारत माता की आजादी की रक्षा कर सके। सवाल सबसे बड़ा मूवी के अंदर जो दिखाया गया, हमारे जवान शहीद हुए, राजीव गांधी जो इस देश को 21वीं सदी पे ले जाना चाहते थे, जिनके माताजी को आतंकवादियों ने शहीद कर दिया था और कुछ समय बाद वो शहीद हो गए। कैसी आजादी, एक प्राइम मिनिस्टर शहीद हो जाता है और उसके बाद उसके बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, उसके बाद वो हट जाते हैं। पता है कि हर हिंदुस्तान की सेंटर की इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता है, हिंदुस्तान की सरकारों को, होम मिनिस्ट्री को, इंदिरा गांधी जिसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी उसको शहीद कर दिया, उसके पूरे परिवार को खतरा, सोनिया गांधी पूरे परिवार को, बच्चों को खतरा, राजीव गांधी को खतरा। राजनीतिक लोगों ने क्या किया? क्या राजीव गांधी हमारे से चले जाते? जॉन इब्राहिम जी का एक बहुत बड़ा सवाल और एक बहुत बड़ा प्रश्न छोड़ गए, जो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी उसको फॉलो नहीं कर पाई। जो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उसके वर्कर हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। क्या यही राजनीति है? एक आदमी अपनी पार्टी के लिए, अपने देश के लिए, भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए कुर्बानी, शहादत दे जाता है, और जब वो शहीद हो जाता है, कुछ समय निकल जाता है, तो हम उनको भूल जाते हैं। पर जॉन इब्राहिम जी नहीं भूले, संकल्प किया इतने सालों के बाद और बताया कि राजीव गांधी को अगर हम चाहते, अगर सेंटर की सरकार चाहती, अगर होम मिनिस्ट्री चाहती, अगर हिंदुस्तान की सेंटर की इंटेलिजेंस एजेंसी चाहती तो राजीव गांधी बच सकते थे। दो प्राइम मिनिस्टर खो दिए, फिर भी वही का वही हाल, सुरक्षा व्यवस्था का वही हाल, फिर राजनीतिक इंटरफेरेंस, फिर राजनीतिक गुलामी। इसकी सुरक्षा बढ़ा दो, इसकी हटा दो, ये हमारे काम आएगा, ये नहीं आएगा। अरे दो पॉलिटिकल मर्डर हो गए, दो पॉलिटिकल मर्डर कहूंगा इसको। अगर सुरक्षा होती, क्या राजीव जी, इंदिरा जी चले जाते? उसके बाद जॉन इब्राहिम जी 1991 में राजीव जी की शहादत हुई सुरक्षा के कारण। 1992 में मेरे ऊपर अमृतसर में 45 केजी आरडीएक्स के साथ ब्लास्ट हुआ। 45 किलो आरडीएक्स अगर पूरी दिल्ली में लगा दिया जाए, पूरी दिल्ली उड़ जाए, जो एक टूटे से शरीर पे लगा दिया। कई बहनों के सुहाग उजड़ गए, कई मेरे साथ जवान शहीद हो गए, कई रास्ते में जाते आते कई मेरे भाई दोस्त चले गए, पर हमने उस लड़ाई को छोड़ा नहीं। हमने संकल्प लिया, और बम चले खाएंगे सीने पे, पर भारत माता की आजादी की रक्षा करेंगे। 1992 के बाद 8 महीने बाद दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया गया, मिनिस्टर भी था। सुरक्षा को बड़ी अच्छी तरीके से समझता हूं, इतनी तो होम मिनिस्ट्री, इंटेलिजेंस एजेंसियां भी नहीं समझती होंगी सुरक्षा का मतलब क्या है। जब दिल्ली में बैठा ली मेरिडियन होटल के नीचे ऑफिस में, आते ही यहां के न्यू दिल्ली के डीसीपी को कहा यहां कार बम फिर चलेगा, आगे 8 महीने पहले चल चुका, फिर चलेगा। गाड़ियां लग रही हैं, हम तमाशा देख रहे हैं। सुरक्षा कुछ समय के लिए मिली आईटीबीपी के कमांडो। मैं आपको बताना चाहता हूं, इंदिरा जी, राजीव जी की शहादत के बाद 1992 में ब्लास्ट, फिर 1993 में हमने क्या सबक सीखा? हमने सरकारों ने, आईबी ने क्या सबक सीखा? हमने राजनीतिक लोगों की गुलामी की। जैसे कहते तोता बोलता है सीबीआई में, ऐसे आईबी में भी तोता बोलता है, वही हुआ। कहने के बावजूद बाहर कार बम लगा दिया गया। कितना? 40 केजी आरडीएक्स। पंजाब में 45, यहां से 40, 40 और 40 80 और 5 85, 2 शहर उड़ जाएं उससे, टूटे शरीर पे लगा दिया। और एक दिन पहले सुरक्षा विड्रा की लेटर आ गई, कहने लगे आपकी सुरक्षा हट गई। 15 दिन में दी, 15 दिन में हट गई। पंजाब के केपीएस गिल ने कहा था दिल्ली पुलिस को, सेंटर की इंटेलिजेंस एजेंसियों को, बिट्टा दिल्ली आ चुका है, आतंकवादी, इसको मारेंगे। इग्नोर कर दी गई बात, जैसे राजीव जी का इग्नोर किया। और वही हुआ।
एक पुलिस ऑफिसर था जो सुरक्षा देखता था दिल्ली में, कहता आपके ऊपर ब्लास्ट होगा पर मैं कर कुछ नहीं सकता, आपकी सुरक्षा हटानी पड़ेगी, मेरे पास होम मिनिस्ट्री का लेटर आया है, पर मैं एक बात जरूर कर सकता हूं। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड में जा चुके थे, मोबाइल सेवा थी नहीं, नया नया बना था, सरकार हमारी। मैं कह दूंगा कि बिट्टा जी अभी बिहार से रैली से आए नहीं हैं, तो आपका एक दिन निकल जाएगा, आप होम मिनिस्टर को मिल लीजिए। होम मिनिस्टर का टाइम एसपी चौहान का 1 बजे का। जैसे ही मैं निकला बाहर, कितने लोग मिलने आए? 500 600। नया नया प्रेसिडेंट बना था, हर एक को जोश था मिलने का, और मौत का सामान कार बम बाहर पड़ा है, वो कारों पे चढ़े हुए हैं वो लोग। मैं गाड़ी में बैठ के सफर करने लगा तो मेरा पीए आया, कहने लगा सर आपका टाइम थोड़ा आगे कर दिया है, ये पब्लिक को मिल लीजिए। वो जरा 500 जो लोग थे उनकी किस्मत अच्छी थी, उन्होंने बचना था। मैं उनको मिलता रहा, मिलने के बाद फिर गाड़ी में बैठने लगा, फिर कहने लगे अभी कुछ ऑफिसर मिलने आए, उनकी 10 मिनट मीटिंग कर लीजिए, टाइम है। 10 के लग गए, आधा घंटा, 500 व्यक्ति नौजवान चले गए, युवा चले गए। जैसे ही बाहर कार गई, ठक ब्लास्ट, अगली गाड़ी उड़ गई, कमांडो उड़ गए, जवान उड़ गए, किसी का सिर उड़ा, किसी का हाथ उड़ा। जॉन इब्राहिम साहब, ये इंदिरा गांधी जी की शहादत के बाद, ये 1991 राजीव गांधी की शहादत के बाद, ये 1992 के ब्लास्ट के बाद, ये 1993 तक हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, हिंदुस्तान की सरकारों ने, हिंदुस्तान की होम मिनिस्ट्री ने ये सबक सीखा। कहते हैं मेरा भारत महान, 100 में से 95 बेईमान, फिर भी कहते मेरा भारत महान। सवाल मेरा नहीं है, सवाल जो जॉन इब्राहिम जी ने किया, उस पिक्चर का जो निचोड़ निकाला, बताया सबको, सरकारों को, एजेंसियों को, सबको बताया। राजनीति जरूर करो, मिनिस्टर है उसको सैल्यूट जरूर मारो, उसका हुक्म जरूर मानो, पर सही संकल्प लेने की कोशिश करो, गलत को गलत और सही को सही कहने की कोशिश करो। अगर राजीव गांधी के टाइम के ऊपर मैं अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ होता तो मैं क्या उस वक्त चंद्रशेखर गवर्नमेंट के आगे घुटने टेक देता? नहीं, लिखता कि अगर इसके बाद, इतने थ्रेट के बाद राजीव गांधी की शहादत होती है, इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। हमने सरकार को लिख दिया है, हमने प्राइम मिनिस्टर को लिख दिया है, आज तक कोई उसकी इंक्वायरी नहीं। मैं आज के दिन यही कहूंगा कि राजीव गांधी की शहादत, राजीव गांधी की मौत की शहादत, उसका जिम्मेदार कौन? इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी थे, होम मिनिस्ट्री के कौन अधिकारी थे, कौन हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन थे? इतना बड़ा हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर चला गया, उसकी जांच सीबीआई, उसकी जांच बाहर की एजेंसियों को साथ लेके करानी चाहिए, ताकि और कभी किसी बहन का सुहाग ना उजड़े और कोई इसके बच्चा यतीम ना हो। आखिर में मैं यही कहूंगा, जॉन इब्राहिम जी, एक देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए आज आपकी जरूरत है। आपकी युवा बात सुनता है, आप मुंह से एक भी शब्द युवा को निकालोगे देश के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, सेकुलरिज्म के लिए, तो मैं समझूंगा हजारों नेताओं को इकट्ठा कर लो, वो नहीं कर पाएंगे। लोग कहेंगे ये झूठ बोलते हैं, आप अगर कहेंगे ये सच्चाई मानी जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ इन शहीदों के परिवारों को याद करते हुए, उन शहीदों को याद करते हुए, आखिर में वही कहूंगा जो कहता था, ये जान हथेली पर रखकर कुछ कर दिखलाने आए हैं, है कफन का टुकड़ा जेबों में, कुछ कर दिखलाने आए हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। श्री MS बिट्टा जी ने कहा कि हमारे शहीद स्वयं कुर्बान होकर भारत माँ की सीमाओं को आंच नहीं आने देते, लेकिन आज सवाल ये है कि कब रुकेगी गोलियों की ये आवाज़ें, कब रुकेगा आतंकवाद। और फिर उन्होंने जोर देकर कहा कि अब हमें संकल्प लेना है, हम सभी एक हैं, हम सभी भारतवासी हैं, हमें ही मिलकर देश की अखंडता को बचाना है। जोशीले शब्दों में सभी को संबोधित किया श्री MS बिट्टा जी ने, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और अब पुनः मंच पर हम आमंत्रित करते हैं श्री जॉन इब्राहिम, श्री MS बिट्टा,
मेजर जनरल यशवंत देवा रिटायर्ड AVSM, श्री किशोर कुमार काया और श्री विमल गुप्ता, इन्हें हम मंच पर आमंत्रित करते हैं ताकि वे हमारे शहीदों के परिवारों को सम्मानित कर सकें। वीरेंद्र प्रसाद, कांस्टेबल गुरुदयाल, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह। ओडिशा के कोरापुट ज़िले में नक्सलवादी घात लगाए बैठे थे जब सीमा सुरक्षा बल के ये जवान गाड़ी में जा रहे थे। उस समय भूमिगत बम विस्फोट में उनकी गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और तीनों जवान शहीद हो गए। हेड कांस्टेबल वीरेंद्र प्रसाद की पत्नी श्रीमती कुसुम देवी सम्मान ग्रहण करने मंच पर आएंगी। श्रीमती कुसुम देवी। शहीद हो गए थे। कांस्टेबल गुरुदयाल की पत्नी श्रीमती गीता देवी। हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह की पत्नी श्रीमती सुमन लता। हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह की पत्नी श्रीमती सुमन लता अपने सब चल रहा है, इसमें उसका नाम नहीं लिया आपने। विनय पटेल का लिया ना, मैंने तो नाम लिया था। अब हो गया नहीं है। हम आभार व्यक्त करते हैं श्री जॉन इब्राहिम, श्री MS बिट्टा, किशोर कुमार काया जी, विमल गुप्ता और मेजर जनरल यशवंत देवा जी का कि कृपया वे अपना स्थान ग्रहण करें। तो रह गया होगा, हाँ उनसे कहें अपना स्थान यहाँ छोड़ दीजिए ना। बाकी तो खड़े रहेंगे ना। नहीं अब वो है शपथ है, शपथ। हाँ शपथ। इन सभी शहीदों को कृतज्ञ राष्ट्र का भावपूर्ण नमन। हमारे कल की सुरक्षा के लिए जिन्होंने अपना आज कुर्बान कर दिया, अब समय आ गया है जब हम सभी शपथ लेकर
आतंकवाद का खात्मा करने की दिशा में एकजुट होकर आगे बढ़ें। अब हम इस संदर्भ में शपथ लेंगे। आप सभी से हमारा अनुरोध है, कृपया खड़े होकर हाथ आगे बढ़ाकर शपथ लें। पहले मैं बोलूँगी और उसके बाद आप भी उसे बोलेंगे। कृपया हाथ आगे बढ़ाकर देश की सुरक्षा के लिए ये शपथ लें। आज हम उन महान शहीदों को याद करते हुए एवं बहादुर जवानों का उत्साह बढ़ाते हुए शपथ लेते हैं कि भारत माता की आज़ादी की रक्षा एवं आतंकवाद को खत्म करने में तन मन से सहयोग करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज हमारे बीच पधारे हैं मेजर जनरल जी.डी. बख्शी, सेवानिवृत्त, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। भारतीय सेना के कर्मठ कर्तव्यनिष्ठ अफसर मेजर जनरल जी.डी. बख्शी ने कारगिल युद्ध के दौरान अपनी सेना का सफल नेतृत्व किया और उन्हें विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया गया। किश्तवाड़ की दुर्गम पहाड़ियों में आतंकवादियों का सामना करते हुए उन्होंने अपनी ब्रिगेड का नेतृत्व किया और उन्हें सेना मेडल प्रदान किया गया। आप एक कुशल लेखक भी हैं। मिलिट्री और नॉन मिलिट्री विषयों पर आपकी 16 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अनेक प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आपके 50 से अधिक लेख छप चुके हैं। आज इस समारोह में आप हमारे बीच हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अपना अनुभव हमारे साथ बांटें। मेजर जनरल जी.डी. बख्शी, सेवानिवृत्त, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।